जलसे का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। बुखारी साहब, वक्त चूँकि कम है हमारे पास, तो मैं चाहूँगा कि कोई कमेंट आपका, तज्ज़िया आपका। एक तो हम जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या फ़र्क पड़ेगा, दूसरा मैं चाहूँगा कि इसके साथ ही ऐड कर ले कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात थी सरदार अख्तर मेंगल साहब की, वो भी आज इस जलसे में मौजूद हैं। क्या इम्पैक्ट होगा इसका? मैं पहले अख्तर मेंगल साहब की मौजूदगी, वो इत्तेहाद से अलग हो गए और आज उनकी इस इजलास में मौजूदगी जो है ये मैं समझता हूँ बहुत अहम है, इसलिए कि जो पूरी अपोजिशन की मूवमेंट है उसका हिस्सा बनने का फ़ैसला किया है अख्तर मेंगल साहब ने। अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान के बहुत रिनाउंड पॉलिटिकल फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, ख़ुद वो चीफ़ मिनिस्टर भी रहे हैं, उससे पहले उनके वालिद साहब जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उनकी मौजूदगी जो है बहुत सिग्निफिकेंट है और आप देखिएगा वो अगर उन्होंने तकरीर की तो वो बलूचिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम बयान जो है वो देंगे। एक और बात जो साथ साथ आपने जिसका जिक्र किया, पहले भी हम उस पर बात कर रहे थे, वो है जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, वहाँ मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंटली एक इलेक्शन कमीशन है। वहाँ मेरे ख्याल से उसके ऊपर पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब को एक इजलास बुलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, इसलिए कि वो पहले भी इलेक्शन करा चुके हैं। उनको खुदा के लिए इलेक्शन वहाँ होने दें, क्योंकि जो कार्रवाई हम करने चले थे कि उसको हम पाकिस्तान का हिस्सा बना के सूबा बनाने लगे थे, वो अगर हम करते तो हमारे इस इक़दाम में और हिंदुस्तान के इस इक़दाम में, जिस तरह से उन्होंने वो आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है, कोई फ़र्क न रहता और इससे कश्मीर के मसले की नौयत पर और उसके हवाले से जो रेजोल्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशन में, उस सब कुछ के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता। और एक और बात जो मैं यहाँ कश्मीर के हवाले से कहना चाहता हूँ वो ये कि जो आजकल बातचीत हो रही है, जिस किस्म की फ़िज़ा आजकल कायम है, वो ये है कि अगर ये इक़दाम हम उठा लेते जो हम करने जा रहे थे, तो ये वो मुशर्रफ का जो फार्मूला था जिसको उसने थर्ड ऑप्शन कहा था, उसके मुताबिक इसका मतलब ये है कि जो कश्मीर हिंदुस्तान के पास है वो उसका हिस्सा, जो पाकिस्तान के पास है वो उसका हिस्सा। मेरे ख्याल से इस किस्म के इक़दाम में बहुत एहतियात की ज़रूरत है, हमें ऐसे इक़दाम जो हैं वो नहीं करने चाहिए। जहाँ तक प्रो इंडिया होने का ताना दिया जा रहा है नवाज शरीफ को, और कहा जा रहा है, आज भी असद उमर ने कहा कि उन्होंने तो कुलभूषण साहब का नाम तक नहीं लिया अपनी तकरीर में, तो मैं पूछना चाहूँगा उनसे कि जनाब इमरान खान साहब ने कितनी दफ़ा नाम लिया है कुलभूषण साहब का, और आपने तो अभिनंदन के हवाले से जितनी फुर्तियों का मुजाहरा किया था वो उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं, उसका भी आपने वजाहत अभी लोगों को देनी है। आप आज ये जलसे की तरफ आते हैं जनाब। पहली बात तो ये है कि मैं इंतहाई एहतियात से काम लेते हुए इस रैली को कराची की तारीखी रैली कहने से गुरेज नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से ये आज एक नई तारीख रकम होने जा रही है। तीन चीज़ें इस रैली के बारे में बहुत अहम है। एक तो ये कि ये ऑर्गेनाइज्ड बहुत अच्छे तरीके से की गई है, जो इंतजामात हैं वो अगर आप देखें उसको जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं। दूसरा डिसिप्लिन, इतनी बड़ी तादाद में पॉलिटिकल और वेरिड पॉलिटिकल पार्टीज़ का, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का इज्तिमा हो और इतने डिसिप्लिन से लोग बैठे हों तकारीर सुनने के लिए, ये भी इसकी खूबसूरती है। और दूसरा इस जलसागाह की रंगीनी जो है, जो कल्चर आप देख रहे हैं सिंध का जो डिपिक्ट कर रहा है, ख़ास तौर से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जैले और जालियाँ आई हुई हैं। जालियाँ इसलिए आती हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा मरहूम जो थी उनकी बहुत फॉलोइंग थी ख़वातीन में, लिहाजा झंडों की जो बहार है, जो रंग है, जो टोपियाँ पहनी हुई हैं, जो कल्चर है वो भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं।